आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कौन सा पढ़ते हैं? द हिंदू पढ़ते आप लोग पढ़ते हैं? देखिए करंट अफेयर्स जो है मैं वैसे जो टॉपिक्स आते हैं उस पर दूंगी मैं, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि करंट जितनी भी अब एग्जामिनेशन में आप देखेंगे पैटर्न जो है ना, वो जो भी चीज़ें होती है खास करके इकोनॉमिक्स से हो, आपका पॉलिटी से हो, इन्वायरमेंट से हो, आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो सबको करंट से रिलेट करके मीन्स जो करंट इशू होता है ना उसी से वो पूछते हैं। तो आप लोग ये कोशिश जरूर कीजिए कि जो करंट अफेयर्स की क्लास मतलब जो करंट अफेयर्स है वो अपना एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए आप। ये वैसे भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, वैसे भी एक नागरिक के रूप से जागरूक नागरिक को होना चाहिए कि हम चीज़ों के बारे में जाने कि हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास में क्या हो रहा है, इसलिए भी जानना चाहिए। और आपको बनना है, तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जानना चाहिए कैसे हम चीज़ों को, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट सही से करेंगे, है कि नहीं। नॉलेज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए डेली। तो आपको डेली मतलब मान लीजिए एक आर्टिकल ही पढ़ते हैं आप, बहुत सारे उसमें आते हैं न्यूज़पेपर, तो एक तो पहले जो है कि जो मेन न्यूज़ है आपका देख लीजिए कि क्या न्यूज़ में है, लेकिन जो एक आर्टिकल वगैरह हो ना उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको अच्छे से कर लिया कीजिए। एक वीक में आता रहता है, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे था तो आप देखेंगे एक वीक तक लगातार उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है, बहुत अच्छे आर्टिकल आएंगे उस पर, तो आप उसको देख लीजिए और तैयार करने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए कि कहाँ पे वो टॉपिक जो है किससे जुड़ रहा है, सब्जेक्ट से हमारा जो है मेरा टॉपिक है या फिर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को देखिए, तो उसके आधार पर उसको तैयार कर लीजिए। अभी जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने हिंदू पढ़ा होगा तो ये आया हुआ है MSP पे। हाँ, मतलब ये देखिए कि पहली बात तो क्यों न्यूज़ में है, MSP होता क्या है क्या नहीं होता है ये तो अलग चीज़ है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है, कोई बताएंगे क्या हो रहा है MSP के बारे में, क्या ऐसा डिमांड किया जा रहा है। MSP तो बहुत पहले से सब कुछ जान रहे होंगे, सब किसान परिवार से तो हम लोग का जाता ही है। वैसे भी भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर, हम लोग कहते भी हैं इस चीज़ को, तो हम लोग सब जानते हैं। MSP के बारे में सुनते हैं, PDS सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग क्यों है न्यूज़ में ये MSP। कोई एक हुआ एक्चुअली हाल ही में इसका कॉन्टेक्ट किसानों के द्वारा हंगामा किया गया था और उनका डिमांड ये था कि MSP हो उसको लीगलाइज कर दिया जाए ताकि उनको एक सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए और फिनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अभी क्या करती है, जो भी क्रॉप का फिक्स प्राइस नहीं होता तो एक फिक्स प्राइस को लेकर के लोग डिमांड। सेकेंड की फिर भी अरेस्टेड जो फार्मर्स के साथ उनके द्वारा जो हंगामा किया गया था, फिर भी अरेस्टेड जो फार्मर्स थे उनको रिलीज किया, उनका ये सेकेंड डिमांड। थर्ड डिमांड ये था उनको ये पेंशन, क्योंकि हम स्वामीनाथन जो कमेटी थी वो कमेटी बोली थी कि हमारे देश में जो सिस्टम होना चाहिए नहीं है, हमारे देश में A+C यानी कि ऑल लेवल को हो, यानी कि किसानों में खरीदने में जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है एग्रीकल्चर है वो की बात हो या फिर लेबर कोस्ट, तो सारी चीजें उसमें एल में है। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी बोली थी C2 को अप्लाई नहीं, तो अभी टोटल जो MSP है 22 क्रॉप्स पे लगाए, तो कितने क्रॉप्स पे लगाए जाते हैं? 22 क्रॉप, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम 4 पे ही लगाएंगे, इसकी गारंटी देंगे। अच्छा ठीक है, फिर भी इनको बहुत कुछ है क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इनके पास बहुत सारा आइडिया है। देखिए ये अंतर क्या हो जाता है क्लास, जैसे आप मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप चीज़ों को बता सकते, ये आप मतलब कितना सही है कितना गलत है ये अलग चीज़ है, मतलब कितना हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बट आप जान सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि ये जो है न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो MSP है, जो अभी किसान जो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में, खास करके देखेंगे हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, तो उनका दो डिमांड है। एक तो पहली बात की जो MSP है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगलाइज कर दे सरकार। दूसरा क्या है कि हम WTO जो है, जान रहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है उससे हम बाहर कर हो जाए, मतलब एग्जिट कर जाए सरकार। ऐसा क्यों है, MSP को लीगलाइज करना और जो WTO से क्या है इसका, WTO क्या करती है, एक आपको हम एक होमवर्क भी दे रहे हैं कि आप लोग WTO लिखिए और WTO के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल चीज को देख लीजिए कि क्या करती है, वो कब बनी थी संस्था, उसका मेन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम, ये भी आप लोग घर पे अपना देखिए। तो देखिए ये कहा लीगल गारंटी फॉर परचेजिंग क्रॉप्स एट MSP। अभी MSP पे सरकार जो है किसानों से जो है खरीदती है फसल, जो क्रॉप्स होते हैं उनको क्या MSP पे वो खरीदती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दो प्राइस है यहाँ पे देखिए, एक तो जो है आपका एक गवर्नमेंट की प्राइस है और दूसरी क्या होती है मार्केट की प्राइस। तो मार्केट के प्राइस पे क्या होता है, जो हमेशा डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। मार्केट का प्राइस कैसे काम करता है कि डिमांड किसी चीज का ज्यादा है तो उसका दाम क्या होगा, किसी चीज का डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि कोई जींस मार्केट में मिल रहा है और उसके 10 आदमी खरीदने वाले हैं, तो उसकी मोनोपोली किसकी होगी, दुकानदार की होगी। वो जितना चाहे वो दाम बढ़ा सकता है, आपको उस पर लेना पड़ेगा।
और अगर मान लीजिए क्या होता है, आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होगा, प्राइस का घट जाएगा। तो ये मार्केट ऐसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर मान लीजिए कि किसी साल ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो किसान, सर क्या होगा, उसका दाम गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसको हानि होगा, लॉस किसको होगा, किसान को लॉस। क्यों, अगर मान लीजिए उन्होंने कॉस्ट लगाया, जो फैक्टर कॉस्ट लगते हैं ना, जो भी हम उत्पादन करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसमें आप बहुत सारा इनपुट लगाते हैं, तब जाके उत्पादन होता है। और मान लीजिए उन्होंने बहुत सारा इनपुट लगाया, करोड़ों का लगाया, और उनको जो है उसकी जो इनकम हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तो इनका क्या होगा, जो किसान है उनको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसीलिए वो कह रही है ना कि जो गारंटी, उसको जो है आप जो है एमएसपी को आप डिफाइन कर पाएंगे, वह प्राइस पे जो है आपका। आप पहले देख लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट, देखिए क्या है ये, मिनिमम रेट एट विच द फार्मर्स सेल देयर क्रॉप टू द गवर्नमेंट ने मान लीजिए किसी अभी 1 क्विंटल दाम रखा है, अगर इसका गेहूं है, उसको सरकार ने कहा कि हम मान लीजिए 2100 रुपया या 2100 में 1 क्विंटल लेंगे, और मान लीजिए मार्केट में उसका दाम कितना है, 1900, 1000 जितना भी है, लेकिन सरकार ने कहा कि आपका कितना भी मार्केट में कम भी प्राइस हो ना, लेकिन हम आपका ये जो है ये मतलब जो आपका उत्पादन हम उसको उस प्राइस पर लेंगे। तो किसानों को क्या हुआ, इससे लाभ हुआ। तो ये जो है अभी हमारे यहाँ है, ये जो है 23 क्रॉप्स पे दिए जाते हैं। आपको बताएंगे हम, ऐसे 22 है जो मैंडेटेड है, और एक जो है अलग से है जो शुगर केन है। तो आप जो देखेंगे उसमें कि ये हमको क्या करता है, मार्केट फ्लक्चुएशन से उसको बचाता है। कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा उत्पादन भी हो गया, तो किसान को एक पता है कि हमको कहीं ना कहीं उसकी प्राइस, हम जितना उत्पादन करेंगे उसका हमको प्राइस मिलने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको क्या मिल रहा है, सेफ मिल रहा है, कि हमको सिक्योरिटी है कि हाँ सरकार हमारा चीज खरीद लेगी। ये हो गया दूसरा क्या है आपका, देखिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट फ्लक्चुएशन। आपको बताया मार्केट कैसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। सरकार क्या है, हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट है, सरकार हमेशा वेलफेयर पे काम करती है। तो एक तरह से एक वेलफेयर का काम हुआ कि चलो हमने अपने किसान को इतना बचत, मतलब जो उनका फ्लक्चुएशन था उसको हमने उतना सिक्योरिटी दे दी, ताकि किसानों का एक मिनिमम लाइफ स्टाइल चलता रहे। दूसरा हो गया कि स्टेबिलिटी एंड इनकम सिक्योरिटी। अब मान लीजिए हमने बहुत सारा इनपुट लगाया, तो हम पता नहीं हमको कि मेरा जो उत्पादन हुआ कोई लेने वाला भी है या नहीं मार्केट में। अगर वो कम दाम पे ले रहा है तो हमको बेचना पड़ेगा। तो क्या स्टेबिलिटी देती है एक सरकार कि चलो हाँ हम आपको एक स्टेबल जो इतना प्राइस हमने फिक्स किया है उस पर हम ले लेंगे आपको। और फिक्स कब करती है प्राइस, आपको पता है कब फिक्स करती है, एमएसपी कब होता है, जब वो मतलब उनका जो पहले मान लीजिए अभी रबी का फसल होने वाला है, अभी तो क्या होगा, खरीफ होगा ना, खरीफ का होगा, तो उसका पहले ही सोइंग से पहले ही वो फिक्स कर देती है कि हमारा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इतना ज़्यादा रहेगा। तो वो पहले ही हो जाता है, तो उनको पता है चलो हम उत्पादन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हमको ये पैसा मिल जाएगा। फिर इनकम की सिक्योरिटी हो जाती है कि हम मिनिमम हमें सिक्योरिटी मिल गई कि हमें जो मार्केट से इतना हमको मतलब सरकार के थ्रू मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये कोई बताएगा इसका क्या मतलब? नहीं, देखिए अगर मान लीजिए कि पूरे इंडिया में खाली चावल और राइस और जो आपका ये हो वीट ही हो, तो क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ, अलग अलग क्रॉप्स को मतलब उगाने में। जैसे हमारे यहाँ क्लाइमेट देखिए अलग है, सॉइल का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फार्मर्स अपने जगह पे उस तरह के क्रॉप्स मतलब लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कॉटन हो रहा है, कहीं राइस हो रहा है, कहीं ज्वार है, कहीं बाजरा है, तो वो उनके इनकम के आधार पे, उनके वहाँ के एटमॉस्फेयर के आधार पे वो लगाते हैं। तो अगर लगेगा उनको कि हम मतलब कि इसी प्राइस इसका ज़्यादा दाम मिल रहा है, तो क्या करेंगे, शुरू कर देंगे उसको जाना। आप देखिए पंजाब हरियाणा का आप एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। पंजाब हरियाणा में क्या हो गया, वहाँ का है एटमॉस्फेयर कि वहाँ पे चावल लगाया जाए, वहाँ पे गेहूँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन वहाँ पे राइस की खेती होती क्योंकि वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें क्या डाइवर्सिफिकेशन हमारे क्लाइमेट पे भी असर, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस पर भी असर डाल रहा है, सॉइल पर भी असर डाल रहा है। आप देखेंगे तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग खान पान है हमारा, वो भी एक फसल पे अगर डिपेंड हो जाए तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। ये तो बहुत दूर तक इफेक्ट डालता है, इसलिए कहता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर सरकार कहेगी हम 50 फसल पे देते हैं या 20 फसल पे देते हैं, तो सब आपको लगेगा कि हाँ हमको ये उपजाना चाहिए या इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये इसका 3 ऑब्जेक्टिव जो है। अब देखिए इसका एमएसपी का एस्टेब्लिशमेंट कब से शुरू किया गया भारत, 1965 में। ये पीटी सब में क्वेश्चन पूछता है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये कौन इसको करते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अभी जब देखेंगे 2015 में इसको चुन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था। तो इसके तहत इसको एमएसपी को लागू किया जाता है। इसमें एक संस्था है जो रिकमेंड करती है सरकार को कि आप जो है इतने क्रॉप्स पे
MSP दीजिए। तो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CS ये रिकमेंडेशन देती है सरकार, और सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं कि अगर हमको कहे कि हम 23 फसल पे देने वाले हैं, आपको देना चाहिए, तो सरकार इसके लिए भी लीगलाइज नहीं है। इसी को कहा जा रहा है कि आप लीगलाइज कीजिए, आप इसको लीगल बनाइए। लीगल मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हम लीगलाइज किसी चीज़ को कर दिया था, अगर कानून उसको बनाया जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फिक्स तो अभी भी है, MSP में भी फिक्स है, लीगल का क्या फ़र्क पड़ेगा? सिक्योरिटी आप अगर उसका के लिए एक रूल बन जाएगा। हाँ, जैसे किसी चीज़ को लीगल किया है तो आप उसके लिए लड़ सकते हो ना कि हमसे क्यों नहीं लिया जा रहा है, हमने इतना ज़्यादा, मतलब आप एक आपके लिए स्कोप बन जाता है कि अगर आपसे उससे कम पे लिया जा रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो या फिर कहीं भी आप जाके कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, सरकार ने कही, सरकार एक तरह से वेलफेयर करे, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं है। लीगल होने के बाद क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा। अब राइट्स नहीं है अभी आपके पास। आपके पास क्या है कि हाँ हमने कहा है आपके पास वेलफेयर का काम कर रहे हैं भैया, आपको इतना हम दे रहे हैं, लेकिन उनको लगे नहीं ये मेरा राइट्स है, तो हम राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो ये लीगल होने के बाद क्या होगा, राइट्स हो जाएगा। इसी को कहा जा रहा है कि आप जो है इसको लीगलाइज कर दिए। अब इसमें देखिए 22 मैंडेटेड क्रॉप है इसमें, जो कि नाम देख लेंगे आप लोग, हमको नहीं लगता है कितना ये दिक्कत है, ये सब प्री का क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी बात, और एक जो है शुगर कैन है आपका फेयर एंड प्रॉफिटेबल प्राइस। ये फेयर एंड प्रॉफिटेबल मतलब वो एक तरह से देखिए थोड़ा सा ये स्टैचुरी मतलब चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा विधि मान्यता है इसको क्रॉप में, बाकी सबका इस तरह से है। तो टोटल हो गया 23 क्रॉप्स हो गए आपके, ये आपको MSP मिलता है। कोई सवाल यहाँ तक? कुछ नहीं, समझ गए? अब देखिए यही क्वेश्चन है, इसको किया जाए या नहीं किया जाए। एक तरह से डिबेट है, मतलब इसका होना चाहिए, मतलब अगर होता है तो इसके फेवर में हम क्या कह सकते हैं, और अगर नहीं होना चाहिए कुछ पक्ष कहेंगे। इसमें देखिए कौन कौन स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन है? गवर्नमेंट है, फार्मर्स हैं और कंज्यूमर भी हैं, है ना। हम भी तो खरीदते हैं, हम भी तो कंज्यूमर के ये में अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, कम होता है, तो हमारी लाइफ पर भी तो असर डालता है ये। तो ये सारे स्टेक होल्डर हैं, तो कुछ इसमें कहेंगे फेवर में कि हमको करना चाहिए, कुछ कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो सरकार क्या कह रही है इस पर? सरकार का अभी तक से क्या नीति है? होना चाहिए, गवर्नमेंट बोले लीगलाइज करनी, इसीलिए तो इतनी लड़ाई हुई है। लीगलाइज नहीं करना चाह रही है ना सरकार। पिछले 2023 से आप देखेंगे 2018 में भी ये चीज़ हुआ था, 2021 में भी हुआ, फिर 2023 में भी हुआ, अभी भी हो रहा है। तो लीगल तो नहीं करना चाह रही है सरकार। तो सरकार का अपना कुछ पक्ष तो होगा कि हम क्यों नहीं करना चाहते हैं, और हमारा मतलब किसान का भी कुछ होगा ऐसा, फार्मर का, कि नहीं क्यों करना चाहिए। ठीक है, जो फेवर में है और जो अगेंस्ट में है। देखिए जो ये फेवर में कहते हैं उसका क्या है, यही है, प्राइस को क्या करेंगे, प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे। एक तरह से क्या होगा, जो फार्मर हैं उनको प्राइस का सिक्योरिटी मिलेगा कि हमने अगर किसी चीज़ का मतलब उत्पादन किया है, प्रोडक्शन हुआ है, तो हमको इसको मार्केट पे इसका हमको सही मूल्य मिल जाएगा। मतलब सरकार हमको सही मूल्य दे देगी। अगर मार्केट में इसका हो सकता है कि कभी बाढ़ हो, कभी सूखा हो, कभी जैसे कोरोना आ गया, किसी तरह से हो सकता है ना, फ्लक्चुएशन बहुत होता है मार्केट में, लेकिन ये क्या होगा, स्टेबलाइज रहेगा कि नहीं इतना सरकार लेगी ही लेगी, इससे तो कम पे हमारा बिकेगा ही नहीं बिकेगा। एक तरह से उनको सिक्योरिटी मिला किसान को। तो ये आपका जो है स्टेबलाइज देयर इनकम एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी हमेशा होता रहता है, कभी मान लीजिए क्लाइमेट का हो गया, अभी इस बार मानसून अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, मानसून कभी बाढ़ आ गया, मतलब मानसून में कभी बारिश ही नहीं होता है, सूखा हो जाता है। आप देखेंगे कि 2014 और 15 ये लगातार 2 साल हमारे यहाँ सूखा का कंडीशन रहा, जहाँ की बहुत ज़्यादा जितनी बारिश होनी चाहिए उतना नहीं हुआ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर टोटली क्या है, अभी भी हम देखेंगे एग्रीकल्चर, जैसे आप USA के एग्रीकल्चर देखेंगे और इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पूरा मशीनरी है। हमारे यहाँ पूरी तरह से हम देखेंगे तो टोटली किस पर डिपेंड है, हम पूरी तरह से डिपेंड है ना, वर्षा होगा। छोटे किसान को तो आप देख लीजिए ना, उनको तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, वो तो पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इन लोग एक तरह से क्या होगा, इनको बिल्कुल सिक्योरिटी मिलेगी और उनको अनसर्टेनिटी, जो मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, कभी बहुत ज़्यादा आप जाएंगे फ़र्क पड़ता है, उनका डिमांड और सप्लाई जो भी वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा दूसरी तरह की चीज़ें काम करती हैं। लेकिन सरकार जब इसको लीगल कर देगी तो उनको एक सिक्योरिटी रहेगा कि स्टेबलाइज इनका ये रहेगा ना प्राइस, तो अनसर्टेनिटी कम रहेगी। और दूसरा चीज़ कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट, सरकार अभी क्या कर रही है, सब चीज़ को किससे जोड़ रही है, सरकार मॉडर्नाइज करना चाह रही है। हर जगह देखिए आपके पास, सबके पास मोबाइल आ गया है, हम लोग अब पेमेंट करते हैं, सबको कैसे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये कहना है, जो फेवर में बोल रहे हैं उनका ये कहना है कि एक तरह से देखिए तो सरकार के फेवर में ही ये चीज़ है, क्योंकि सरकार सब चीज़ को मॉडर्नाइज कर रही है, तो एक तरह से स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा प्राइस, तो सब चीज़ में आसान हो जाएगा। ये मार्केट में 2 तरह से काम नहीं होगा यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं ना कि डिजिटलाइज कमोडिटी ट्रांजेक्शन थ्रू लीगलाइज्ड MSP अलाइन विद द गवर्नमेंट्स एम टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। एक तरह से हम नेशनल इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सब चीज़ को अगर हम कह रहे हैं मॉडर्नाइज करना, तो एग्रीकल्चर को भी करना चाहिए, सरकार को यहाँ पे भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन, अभी आप देखेंगे जैसे सरकार की तरफ से एक क्लेम आया
जैसे इतना सारा मुद्दा उठा था ना, तो उसमें सरकार की तरफ से क्लेम आया कि हम 17 लाख करोड़ रुपया का जो है मतलब ये MSP देते हैं, 17 लाख करोड़, ये सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन सरकार ने कैसे जोड़ा, जैसे 23 जो हमारे जितना मतलब क्रॉप्स है उसको जोड़ के उन्होंने कहा टोटल कितना फसल होता है हमारे साल में, हम कितना उत्पादन करते हैं और कितना उसके थ्रू जो हम एक उसको प्राइस निर्धारित किया। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस जो निर्धारित किया उसमें से सिर्फ 5 to 10% की सरकार खरीदती है अभी भी, उसमें भी किसको, राइस और वीट को ही खरीदती है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जा रहा है, सब जगह राइस और वीट का उत्पादन हो रहा है। तो इससे क्या होगा आपका कि सारा चीज़ जो प्रोक्योरमेंट होगा, तो अगर ये सरकार कह रही है हमको कि हमको इतना ज़्यादा, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, लीगल कर देंगे तो लोग फार्मर जाने लग जाएंगे, हमको आप लागू मतलब हमारे लिए इस चीज़ को कीजिए। तो फिर ये सरकार का कहना था कि हम जो है ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो है मतलब फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अभी आप देखेंगे MSP के थ्रू 5 to 10% ही हो रहा है, तो कहाँ 100% उस समय तो नहीं हो सकता है, अब इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो ये इनका कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि 100% होगा, स्टेबलाइज होगा और बेनिफिट होगा फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, क्योंकि हम कंज्यूमर भी मार्केट के फ्लक्चुएशन से ज़्यादा उनको असर नहीं पड़ेगा, इसके थ्रू वो भी स्टेबलाइज मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर क्राइसिस, एक देखिए नया वर्ड आया एग्रीकल्चर क्राइसिस। सब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सबको जरूर आप देखिए कि क्या है क्राइसिस, क्या होता है। क्राइसिस आपदा नहीं होता है, अब मतलब टाइप ऑफ काइंड ऑफ आपदा है ये। देखिए क्राइसिस है और डिजास्टर है, उसके बाद एक और शब्द होता है क्राइसिस, डिजास्टर और क्या होता है, ये आपदा बता रहे हैं ना, ये सब क्राइसिस ही है, टाइप ऑफ क्राइसिस ही है ना ये। तो ये क्राइसिस मीन्स क्या है इसका, एग्रीकल्चर। जैसे हमने जब 1991 में जब भारत में आपको पता है कि सुधार किया गया था, ये लिबरलाइज किया गया था, हाँ LPG किया गया था, तो लिबरलाइज किया गया था। जब हमने कहा था उस समय क्या मीनिंग था कि जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से धीरे धीरे भारत का जो है इंडस्ट्री सेक्टर पे ले जाना था हम लोग, लेकिन क्या हुआ, कर पाए हम लोग, नहीं कर पाए। तो ये चीज़ यही बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग रिफॉर्म करने के लिए लाए थे। क्या होता है ना कि जैसे एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो ये प्राइमरी सेक्टर है जहाँ पे डायरेक्ट हम किस पे ये होते हैं, नेचर पे ही डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली हम उनसे उत्पादन करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या होता है, आपका इंडस्ट्री वगैरह आता है। तो वो क्या होता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्टर की ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखें, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ। आपको लगेगा कि लोग काम में लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। 10 एक खेत में अगर 10 लोग लगे हुए हैं तो क्या उनकी 10 लोगों की ज़रूरत है, 1 लोगों की ज़रूरत है। तो वहाँ पे लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यही कह रहा है कि एग्रीकल्चर क्राइसिस जो हमने सोचा था कि रिफॉर्म करेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर की ओर जाएंगे, लेकिन अभी तक से हम नहीं जा पाए हैं। तो एक तरह से क्या है, ये जो MSP को अगर लीगलाइज कर दें तो कम से कम जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा इससे। तो नहीं जा पाए इंडस्ट्री की तरफ, लेकिन जो अगर एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं तो उनको एक स्टेबलाइज मार्केट का, ये मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, और इससे उनके फसल के उत्पादन, मतलब उनको ये नहीं लगेगा कि हमको अब छोड़ के एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए। आप देखेंगे किसान लोग, बहुत सारे लोग छोड़ने लगे हैं खेत, उनको लगता है कि अब हमारे यहाँ जो है उसका फ़ायदे का काम है नहीं है। तो ये चीज़ पे हम लोग रोक लगा सकते हैं। जो क्राइसिस है, टाइप ऑफ क्राइसिस जो एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पता है क्या, क्या हो जाता है, और कोई, अच्छा मान लीजिए इस पेन का दाम आज 4 रुपया है और कल आपको ये 3 रुपया में मिलता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कम हुआ या बढ़ा, इन्फ्लेशन कम हुआ। मतलब इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई से उसको कहते हैं। जब किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, आज हमको ये मान लीजिए 10 रुपये में मिल रहा है, कल ये 20 रुपये में मिलने जाए, तो क्या कहेंगे, दुगनी हो गई कीमत। कल 100 रुपये में हम बहुत सारा सामान खरीद पाते हैं, आज 100 रुपये में जाएंगे मार्केट में कुछ नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन वही है, जब हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए, जब हमारा मनी पावर जो है घटने लग जाए, मनी की क्षमता घटने लग जाए, तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, मिडिल क्लास या मतलब कंज्यूमर पे पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये इन्फ्लेशन को भी कम करेगा। मार्केट कैसे काम करता है, मान लीजिए कि बहुत सारा सामान का उत्पादन हुआ, मार्केट ने क्या काला बाजारी शुरू कर दी, होर्डिंग शुरू कर, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना। आप मतलब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है ही, स्टोर कर दें हम, मतलब होर्डिंग मतलब वो ये काला बाजारी शुरू कर दें हम किसी चीज़ का, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन होगा तो फिर दाम बढ़ेगा, तो कंज्यूमर पे भी पॉकेट पे असर पड़ेगा उस पर। तो यही कह रहा है कि जो MSP है वो अगर हम करेंगे, लागू करेंगे इसको, तो ये रिड्यूस करेगा जो फूड इन्फ्लेशन है और कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा इससे। तो दाम नहीं ना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि कम हो गया, किसी ने जैसे राइस हुआ उसका ज़्यादा होर्डिंग कर दिया कि जब दाम बढ़ेगा तो फिर हम उसको
निकालेंगे मार्केट में। लेकिन सरकार को पता है कि सरकार ने दाम इतना करके रखा हुआ है तो हम सरकार के पास जाके बेच देंगे, है ना। मार्केट पे हम डिपेंड ही नहीं रहेंगे, सरकार उसको एक मॉनिटरिंग करेगी, लीगल हो जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा कि नहीं इतना ज़्यादा प्राइस कैसे हो सकता है। तो ये क्या होगा, कंज्यूमर पे फर्क डालेगा, मतलब नहीं देगा इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन बोला आपने, हमने आपको कि मान ली हम 50 क्रॉप पे दे रहे हैं, हम 23 क्रॉप पे दे रहे हैं, तो 23 मतलब जो 23 क्रॉप है, सब किसान अगर लगेगा ना कि हमारे क्रॉप को भी मिल रहा है तो हमको भी इसका उत्पादन करना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन का बहुत सारा फायदा। ये फसल देखेंगे आप, एक अलग से टॉपिक है आपका इकोनॉमी में। अगर यूपीएससी की कोई सिलेबस देखा है तो उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक ही है आपका इकोनॉमी में। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन ये ट्रेडिशनल फाइनल जो हम लोग बहुत सारा ऐसा क्रॉप जो बहुत ट्रेडिशनल हमारा पहले से होता था उसको हमने धीरे धीरे क्या कर दिया है, कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उससे देखते हैं फ़ायदा नहीं होता है हमें। सबको को आप देखेंगे कि आप जब इकोनॉमी में कोई भी चीज़ करेंगे तो लाभ, आय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकम नहीं होगा तो आदमी छोड़ देगा उस काम, क्योंकि सबसे पहले तो ज़रूरी है ना, बेसिक नीड्स तो ज़रूरी है। तो ये देखेंगे बहुत सारा क्रॉप को जो है किसान वो छोड़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग कह रहे हैं कि आप इनकम सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ। हमने कहा था आपको, अगर मान लीजिए एक ही फसल का उत्पादन तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर भी उसका असर बढ़ता है। सीजनल फसल क्यों कहा जाता है, सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल आप अनाज खाइए, मोटा अनाज खाइए। आप देखेंगे मोटे अनाज की ज़्यादा दाम बढ़ गई, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी पर भी, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी ये असर डालेगा आपका। ठीक है, तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कुछ भी आप बताएंगे, या फिर ज़्यादा लग रहा है, बहुत वास्ट लग रहा है आपको, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, लोग होंगे जो कि हाँ, मतलब कि हमको लगता है जैसे कि मान लीजिए कि करंट है ना, ये बेसिक अगर आपका नहीं पता है तो थोड़ा करंट में दिक्कत आएगी। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। क्या आप बताइए, समझ में आया आप लोग, कुछ भी समझ में आया? क्या एमएसपी क्या होता है? एमएसपी पे कोई पूछेगा तो बता देंगे। नहीं बता रहे हो एमएसपी समझ में आया अभी तक से? एमएसपी किसको कहते हैं? मार्केटिंग सेटिंग प्लान, मार्केटिंग सेटिंग। इसीलिए पहले ना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार सुन रहे होंगे ये नाम। यही चीजें हैं, मार्केटिंग तो हमने कहा ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्लियर हुआ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3 चीजें हैं, कम हो, कम से कम हो, सबसे कम हो, है ना। सपोर्ट मतलब समर्थन करना, और प्राइस मूल्य। ऐसा प्राइस गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट देखिए, हम लोग थोड़ी देंगे उसको। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम से कम इतना पैसा दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना सपोर्ट सेक्टर को पैसे के रूप में सपोर्ट। आप 1 क्विंटल बेचोगे तो भाई हम 2200 रुपया हम देंगे, ये हम बता रहे हैं 2200 रुपया देंगे। ये पहले से भी है, अभी है 22 मतलब 23 में टोटल ये है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि उसको लीगलाइज नहीं, जैसे पहले मैडम बता दी कि लीगलाइज मतलब क्या होगा कि राइट हो जाएगा। हाँ, ये अधिकार हो जाएगा। हाँ, अभी अधिकार नहीं, हम आपको अगर नहीं दिए तो आप कोर्ट जा सकते, भाई मेरा हक अभी नहीं जा सकता। हम लोग को तो फायदा है ना। इसके बाकी चीजें आप जहाँ भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ भी डाउट हो पूछ, है ना, उससे कुछ या कोई बात कुछ लो, नोट कर लो भाई ये जगह, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। जैसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, पूरे क्लास को लेके चलो, है ना। हाँ, एक बच्चा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप फायदा लो, है ना। और वो लोग, हम लोग को तो सबको लेके चलना है। तो अगर आप पूछोगे नहीं तो हम तो समझेंगे कि भाई जो बंदा पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी, या किया हुआ है पढ़ाई, तैयारी किया हुआ है, अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो उसकी लेवल ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो हम लोग पता नहीं चलेगा ना। इसीलिए जरूरी है वो पूछ, नहीं पूछोगे तो पता नहीं चलेगा। ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, सरकार द्वारा, सरकार देती है। हमने बोला था मार्केट क्या होता है, डिमांड सप्लाई पे काम करता है। सरकार क्या करती है, वेलफेयर पे काम करती है। वो लोक कल्याण सरकार है, कार्य सरकार। तो नाम भी है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नाम इसीलिए कर दिया है ना। देखिए मिनिस्ट्री का नाम चेंज है, आप देखिए कितना फर्क है उसमें। वेलफेयर के, हम वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये जस्ट लाइक का कि मतलब जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको न्यूनतम मूल्य मिले, अपना जो भी मिनिमम सपोर्ट तो जरूर हो कि इतना अगर लगाए तो इतने प्राइस हम देंगे, इसके लिए काम करें। इसीलिए मैंने बोला कि वो जो है हमारा इनपुट जो लगा, प्रोडक्शन में जो इनपुट लगा, कम से कम उतना कॉस्ट बियर करने लायक रहे, ताकि एग्रीकल्चर में वो सस्टेन कर सके। यही है। ऐसा मान ली बहुत ज़्यादा फायदे के लिए तो ये होगा नहीं, लेकिन एक सस्टेन तो करे वो आदमी, कितना तो हो उसके पास मिनिमम नेसेसिटी को अपना पूरा कर पाए। इसके लिए सरकार सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर को मान लीजिए फार्मर कर रहे हैं, छोटे फार्मर, कितना सारी चीज उनको लगाना पड़ता है। मान लीजिए बारिश नहीं हुई तो उसको वो पानी के लिए करना पड़ता है, फर्टिलाइजर लगाना पड़ता है, पेस्टिसाइड करना पड़ता है, सीड्स लेने पड़ते हैं, ट्रैक्टर से जुताई वगैरह हो रही है। अब ये सब इतना सारा लगाए, अब पता चला सब लोग बहुत बड़ा पैदावार हो गया, पता चला लगाए 1000 रुपए और मार्केट में गए पता चला 500 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या करें? ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं पता है, जैसे इतना कम कभी रेट हो जाता है कि वो मार्केट में नहीं जाके, मार्केट स्टेबलाइज है। टमाटर का एक वर्ष में पड़ा था, वो टमाटर को समुद्र में बहा दिया, मार्केट में नहीं लगे, क्योंकि नहीं तो क्या होता कि इतना ज्यादा टमाटर आ गया था मार्केट में, टमाटो प्राइस कम हो जाए, प्राइस एकदम कम गया, 2 रुपया 1 रुपया इस टाइप का वहाँ के मतलब प्राइस, तो उसमें तो घाटा हो गया ना। अब इसी में आती, चूंकि हमारा तो वेलफेयर गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, अब जो है इतना रुपया में तो
हम ही खरीदे, तुम्हारा कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपए में 2 रुपए मार्केट में चल रहा है, तुमको लगाया मान लो 10 रुपए, बोले 10 रुपए में हम खरीद, कोई खरीदे चाहे नहीं, अपना स्टोरेज कर ली गवर्नमेंट पास, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये है। अब उसको लीगलाइज करने की बात आई, तो लीगलाइज में वही अब गवर्नमेंट के पास अभी जो किसान और गवर्नमेंट का जो हो रहा है ना, यही चक्कर। अभी न्यूज वगैरह देख रहे हैं आप लोग, क्या ये देखे हैं? ये दिल्ली बॉर्डर में बहुत ज्यादा हो गया देखिए, न्यूज़ जरूर देखिए, है ना, न्यूज थोड़ा देखिएगा उसे, बहुत न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज देखिए पूरा। तो अभी आंसू गैस स्पीच पहले बुलेट डाल रहे हैं, रबर बुलेट ना, डेथ भी हो गई है, डेथ भी हो रहा है, बोल रहे हैं कि वॉर जोन है पूरा उनको गवर्नमेंट ने बहुत वॉर जोन हंगामा के मच रहा जैसा है। उनको बना दिया तो है। ध्यान रखिएगा तो पता चल जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं बताती हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा नेशनली, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इशू ऐसा जुड़ा होता है जो आम लोगों से जुड़ा होता है, वैसे ही क्वेश्चन। तो हमको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की जरूरत होती नहीं है। हम लोग अगर बेसिक अच्छा रहे हमारा, आप लोग का इससे दिक्कत यह है कि शायद मतलब बेसिक आपने अभी तक से नहीं किया है, या फिर जो भी, लेकिन करंट अफेयर्स आप देखते रहिए। करंट को जो है आप बेसिक से मिलाइए, लेकिन उसको देखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यही काम आएगा, आपको जोड़ सकेंगे आप उस चीज़ को, जैसे शुरू में लगेगा। बेसिक पढ़ाई होगी ना तो आप रिलेट कर पाए, इसीलिए पेपर पढ़ना शुरू कर दें। हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन उस समय मान लीजिए कोई पढ़ाया तो उस समय ध्यान आएगा, अच्छा ये इस तरह की चीजें तो पढ़े हुए हैं। हाँ, एमएसपी कभी नया वर्ड नहीं लाए, कम से कम इतना जान गए एमएसपी किसको कहते हैं, WTO क्या है, उसके बाद आपका क्या वो था CACP क्या है, ये क्या है, आप ये सब चीज़ को जानिए। ये सब वर्ड्स जो मिलता है ना, कीवर्ड्स, हमने लास्ट में इसीलिए इसमें कीवर्ड्स भी दे दिया। आप उस कीवर्ड्स को देखिए, उसमें 10 सेंटेंस जरूर लिख के रखिए कि आखिर क्या है ये। उसके बाद आप देंगे पीडीएस सिस्टम से सब अवेयर होंगे। पीडीएस कोई गांव से नहीं है क्या यहाँ पे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। राशन कार्ड से अवेयर है, आप देखिए सब कोई जान जाएंगे। राशन जैसे ही बोलेंगे तो सब जानेंगे इस चीज़ को, लेकिन वो किसके तहत काम करता है? पीडीएस सिस्टम के तहत काम करता है। उसका वर्ड क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार क्या करती है? सरकार यहीं से खरीदती है। जो प्रोक्योरमेंट होता है, हम लोग जैसे देखिए यही सब काम है। हम लोग जैसे जाते हैं, हम लोग प्रोक्योरमेंट में जाते हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार ने घोषित किया, और हम लोग देखते हैं कि आपने कितने किसानों का खरीदा। वहाँ से किसानों की लिस्ट होती है और उसका नंबर होता है। हम मिला के देखते हैं कि सच में आपसे लिया गया कि नहीं लिया गया, आपको पैसे ट्रांसफ़र किए गए कि नहीं किए गए। फिर हम लोग ये देखते हैं कि कितने छोटे किसान हैं, कितने बड़े किसान हैं। तो आप देखेंगे कि बड़े किसान ज़्यादा रहते हैं, छोटे किसान वहाँ नहीं रहते। तो आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप काम वही करना पड़ेगा, ये नहीं कि अलग से कुछ काम करना होता है। यही होता है। प्रोक्योरमेंट जैसे अभी होगा, धान का होगा, सारे लोगों को लगाया जाएगा कि आप जाके वहाँ पे जांच कीजिए। फिर पीडीएस सिस्टम में कितना सही लोगों को जा रहा है राशन, ये काम हम लोग करते हैं जाके। तो ये सब कहाँ से रिलेटेड है? ये सरकार जो काम करती है वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, वो सारा कौन करता है? जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके वही करते हैं। तो इसीलिए यहाँ से भी ये रिलेटेड है चीज़ें। और आप लोग गाँव से होंगे तो पीडीएस को जानते होंगे, चावल गेहूँ जो मिलता है, राशन कार्ड रहता है, सब कोई आते हैं कि राशन, मतलब अभी तो फ्री में कर दी है सरकार। पहले न्यूनतम होता था कुछ मूल्य, अब फ्री में दे रही है सरकार अपना अनाज पर परिवार, मतलब फैमिली वाइज होता है। अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के लिए बर्डन आ रहा होगा। बर्डन तो है, बट सरकार वो हाँ अगेंस्ट में ना, वही तो तब तो गोली चलवा रहे हैं, तो कुछ तो कारण है, उनका भी पक्ष है कुछ। क्योंकि वो खरीद रहे हैं फिर उसको फ्री में बांट रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट करना। तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना, हम लोग पूरे महीने की सैलरी चली जाती है, आप लोग देंगे टैक्स। सरकार को देखिए, सरकार वेलफेयर के लिए भी काम करती है, लेकिन सरकार वहीं तक काम कर सकती है वेलफेयर के लिए जहाँ तक उनको भी फायदा हो। सरकार ऐसा नहीं है कि अब 100% ये कर देगी तो सरकार ही कैसे चलेगी। सिस्टम है ना, हर चीज़ का सिस्टम है, ये भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एमएसपी जैसा शब्द समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मार्केट प्राइस समझ में आया, मार्केट प्राइस कैसे काम करता है। छोटा सा चीज़, हम जो मांग करते हैं, हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, आप देखेंगे उसका जो, अगर वो डिमांड है, मतलब डिमांड आप कर रहे हैं और सप्लाई है उसका मार्केट में, मतलब आपूर्ति है, तो उसको आप मिल जाएगा। अगर आपका डिमांड है और वो है ही नहीं, मान लीजिए किसी चीज़ ने आपने अमेजन पे देखा आपने मन लिया खरीदने का, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक कहता है, तो आपका डिमांड तो है बट वहाँ पे सप्लाई अवेलेबल नहीं। तो ये चीज़ें बस वो मार्केट सप्लाई पे डिपेंड करता है। और मान लीजिए किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने लग गया, हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखा कि बहुत ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ रहा है। मार्केट कैसे काम करती है? इसका बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है तो उसको क्या करेगी, हटा के रख लेगी, और जब बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होगा तो उसको मार्केट में ले आएगी। तो इससे क्या होगा, फिर आप फ्लाइट की टिकट कोई अगर देख पहली बार सर्च कीजिएगा तो पता चला 6,000 मिल रहा है, 6,500। दूसरी बार सर्च कीजिएगा तो 7,500। हाँ, क्योंकि आपने उसको देखा है, यही है, उसको लगता है कि अच्छा लोग खरीदने वाले हैं, जैसे ही मार्केट में लगेगा कि लोग खरीदने वाले, दाम बढ़ जाएगा क्योंकि सामान उतना ही है, दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं। तो बस यही है मार्केट प्राइस। मार्केट वैसे ही काम, अगर पूरी तरह से हम मार्केट पर छोड़ देंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए डिमांड और सप्लाई पे काम करता है और समाज में सब कोई बराबर है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो अगर मान लीजिए जो मार्केट में प्राइस किसी चीज़ का हाई हो गया तो अमीर लोग तो जो सो कॉल्ड रिच मैन है तो वो लोग तो कुछ भी खरीद लेंगे, उनके लिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए पड़ेगा, नीचे वाले के लिए बिल्कुल वो अलग ही हो जाएंगे, वंचित ही हो जाएंगे उस चीज़। तो हर सोसाइटी के हर जो वर्ग देखेंगे उस पर अलग अलग उसका असर भी पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा मार्केट पे सब कुछ को खोलने के लिए, लेकिन हमने 1991 में क्या किया था, मार्केट को खोला था। पहले बिल्कुल सरकार ही थी, लेकिन 1991 के बाद आपने देखेंगे लिबरलाइजेशन लाया था, तो हमने मार्केट को लाया था वहाँ पे कि हाँ मार्केट भी कुछ चीज़ों को करेंगे, लेकिन सब चीज़ को हमने नहीं छोड़ा था। तो ये एमएसपी पे, इसीलिए WTO भी इस पे मना करती है कि नहीं, एमएसपी ज़्यादा देके क्या करते हैं, मार्केट को सरकार क्या करती है अपने हिसाब से रेगुलाइज कर। तो इससे क्या होता है कि जिसका दाम बढ़ना चाहिए वो कम प्राइस में ही मिल जा रहा है मार्केट में, तो लोग क्यों लेंगे हमारा। तो इसलिए इसका भी अगेंस्ट करते हैं वो लोग। WTO जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसका क्यों इतना ज़्यादा विरोध किया जाता है और ये क्यों कह रही है किसान कि अब WTO से सरकार को हट जाना चाहिए। एक तो वो अभी आकाश, किसकी शादी हो रही, कौन अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, आप देखा है शादी में कितना खर्च कर रहे हैं, किसको नहीं पता है अनंत अंबानी की शादी है? कितना खर्च कर रहे हैं, 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं सिर्फ शादी में। आप सोच के देखो, प्री वेडिंग में आप सोच के देखो क्या है ये। सिंगर को ही 22 करोड़ दिया जो हमारे देश में नहीं वो इंटरनेशनल सिंगर है, वो रिहाना, उसको 75 करोड़। बस इसी इंटरेस्ट से ना ये सभी पढ़ना है। आप इसे नहीं, और इंटरेस्ट से नहीं, इसको जोड़ना भी है कि आप देखो सोसाइटी में क्या है। एक तरफ हम गांव जाते हैं तो लोगों का देखो कि कैसे रहते हैं, उनको खाने के लिए सोचते हैं, उनके लिए बस कपड़े नहीं है, बिना मेरे चप्पल के मिलेंगे लोग। मैं जाती हूँ स्कूल में जांच करने के लिए, मतलब हमारे देश का 50% जो पॉपुलेशन का जो रिसोर्सेज 1% लोगों के यहाँ, 1% लोगों के पास है। तो ये क्या है, आप देखिए शादी में इतनी खर्च हो रही है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं। ये कितना ज़्यादा आपको दिखाता है कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी, और इसी को जानना है आपको। लेकिन थोड़ा सा उसको भी जोड़िए, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि अच्छा ये खर्च कर रहा है, लोगों को लग रहा है यार बहुत बड़ी बात, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये क्या दिखाता है, कितना इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में। एक तरफ तो हम इतना ज़्यादा खर्च प्री वेडिंग में कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त का कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं। तो ये चीज़ें, ये इसको भी आप रिलेट कीजिए। इनइक्वालिटी आप लोग को पढ़ना, इक्वालिटी इनइक्वालिटी ये क्या दिखाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखाता है कि नहीं। तो इसको भी आप लोग जोड़िए, वैसे ही पढ़िए कि देखिए मतलब क्या हो रहा है। अब तो आपके पास सब कुछ है, सबके पास मोबाइल है। पहले की चीज़ें और अब की चीज़ों में बहुत फ़र्क है, सब जानते हैं। अब देखिए इसके कहीं ना कहीं अवेयरनेस की एक कमी है। तो मतलब हमको जो प्रॉब्लम दिखता है, जैसे लोग क्या करते हैं कि लोग या सोसाइटी, मतलब जो भी हो सिस्टम में जिस तरह से काम हमारे सोसाइटी वाले सिस्टम, अगर कोई चीज को इनिशिएटिव देता है तो सोसाइटी आग बनकर किसी को फॉलो करने लगा। और जैसे अगर इनिशिएटिव देता है सरकार, अगर बीट और राइस पे, सब लोग आग बंद करके सिर्फ उसी पे फोकस करने लग जाते हैं और अदर सेक्टर को छोड़ देते हैं। जैसे और नहीं तो क्यों छोड़ देते हैं, यही तो रीजन जानना है, यही तो जानना है आपको कि क्यों छोड़ देते हैं। और इस तरह से मतलब हम लोग जैसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात किया जाए उसमें भी यही होता है। लोग या तो 2 तरफ डाइवर्सिफाई ज्यादा होते हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाएंगे या तो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ये सब की तरफ जाते हैं। लोगों के पास पता नहीं कि उनके पास और भी क्या ऑप्शन है जहाँ वो जा सकते हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो प्रॉपर गाइडेंस की जो जरूरत होती है ना, अवेयरनेस जो लोगों में दे सकते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, या सिस्टम लैक कर रहा है या सोसाइटी लैक कर रहा है। नहीं, आप बहुत अच्छे से सोसाइटी को जान रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, हम लोग को टोटली डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा जब हम लोग मैन्युफैक्चर वर्क ऑन करें। WHO इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के 47% ऐसे यूथ है जो स्किल कहीं ना कहीं उनका रुझान भी इस सेक्टर में रहेगा। सरकार का क्या चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट चल रहा है प्रोग्राम, पता है? MSME को प्रमोट किया जा रहा है, अभी कुछ जो लाया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, स्टार्टअप पे सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 तरह की चीज़ें कमी है। हम अगर अपने सोसाइटी को देखें, 2 चीज़ कमी। यही हमको लगता है, मतलब एक तो आप देखें यहाँ के यूथ को, या यहाँ के मतलब जो भी जनरेशन अभी जो मतलब हमारा भविष्य बनने वाला है, वो अवेयर तो बिल्कुल ही नहीं रहते। उनको बस मोबाइल में 24 घंटे गुजार देंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं देखना चाहते उस मोबाइल से हम सीख क्या रहे, ये नहीं देखना चाहते। आप उससे देखते हैं व्हाट्सएप पे क्या आया, आपका देखिए सोशल मीडिया पे क्या है, उससे आप सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। वो नॉलेज आपका बहुत खतरनाक नॉलेज है, वो ऐसा खतरनाक। फुल जो मार्केट हमारे यहाँ, मतलब जो फुल यूथ है उसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं और लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस भी थोड़ा मतलब अलग, मतलब गलत तरीके से किया जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक आदमी अवेयर है तो अपने आसपास के लोगों को तो कह सकते हैं ना कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। नॉलेज, ऐसा नॉलेज जिसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस खाली आपको दे दिया अगर आपने देखा ऐसा हो गया। आप उसके पीछे को जो ना एनालिटिकल जो कहते हैं, एनालिटिक करने की आपको क्षमता होनी चाहिए कि आखिर इसमें क्या सही है, इसका सोर्स क्या है। पहले तो सोर्स सही है या गलत है हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग इंडिया में आए तो एक चाय वाले के साथ वो बना है, हमको लगा कि उनको और भी अगर कोई चीज
तो इस चीज़ को अवेयर करने की आप ही लोग की जिम्मेदारी है, जो समझ रहे हैं, जिस चीज़ को समझ रहे हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों तक भी फैलाएं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, इसको करना चाहिए। लोगों में एक इग्नोरेंस और एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगा? यही तो करना है। हम समस्याओं को तो देखते हैं, उसके सॉल्यूशन को क्यों नहीं देखते? उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे बताइए, जैसे कुएं में कोई बैठा, हम बिजली बार भी बताया, उसको तो वही तारा दिखेगा, उतना ही पानी दिखेगा ना। समुंदर कोई बाहर वाला आके बताए उसको कि भाई नहीं और भी है, तालाब भी है, समंदर भी है, तब ना पता चलेगा। यही चीज नहीं तो जो अवेयर्ड है, जैसे एज अ सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, आप मान लीजिए अवेयर्ड, तो आसपास के लोगों को बताइए। आप जो तैयारी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप उसमें पहुंचेंगे तो और ज्यादा आपका उसको बन जाएगा। इसीलिए करते हैं, सबका अलग टारगेट होता है। मान लीजिए आपका ये टारगेट है, आप वहां से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी बातें लोगों समझेंगे। अभी अब जैसे कुएं का मेढक, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, कुएं का दूसरा मेढक संजोग से बाहर चला गया, वो आया, उसकी बात नहीं सुने ज्यादा, है ना, कुछ लोग सुन ले। अब कोई बाहर से शार्क आके बता रहा है समंदर है, भले बाहर में खा जाए, है ना, लेकिन वो उसकी बात ज्यादा अच्छे से। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे काम कीजिए उसके लिए। मैं बताती हूँ, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ जांच करने के लिए ना, तो कल मैं जैसे गई थी एक स्कूल में, मुझे पहली बार कोई ऐसा स्कूल मिला जिसमें कि बच्चे कहते हैं कि मैं IAS और IPS या लीडर बनना चाहते हैं। तो आज तक मैं जाती थी तो क्या बनना चाहते हैं, तो दरोगा बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं। तो हमारा थॉट जो देखिए आप कहाँ है। और मैंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो बोलता है लीडर बनना चाहते हो। कैसा लीडर बनना चाहते हो? अम्बेडकर जैसा लीडर बनना। मतलब सोचने वाली बात है कि आज जहाँ लीडरशिप में ऐसा जा रहा है कि हम बहुत पैसा कमाएं, हम बहुत ज़्यादा इस तरह से करें, वो कहाँ, मतलब उस बच्चे का सोच मैंने देखा, 7th क्लास का बच्चा है, लेकिन उसकी सोच देखी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी लोग हैं। सोशल नॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोशल नॉर्म्स। हम अपनी फैमिली से, हम अपने आसपास से, हम स्कूल से सब चीज़ें सीखते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा। और ये बीइंग अ सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी, हम एक सिटीजन है, हम भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के बारे में सोचें। ये नहीं कि सिर्फ IAS की तैयारी क्यों करनी चाहिए, आप सिर्फ बने ना बने, जो 90 मतलब बहुत लोग 10 लाख 20 लाख लोग तैयारी करते हैं, फॉर्म डालते हैं, सब नहीं बनेंगे, सबको पता है सब नहीं बनेंगे। लेकिन आप जब तैयारी करते हो ना उसकी, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी को देखने का, सोसाइटी को समझने का और सोसाइटी में कुछ अलग करने का आपके अंदर अपने आप कैपेबिलिटी आ जाएगी। आप सोच सकते हो लोगों से अलग हट। तो ये आपको एक ऐसा जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदारी बताती है। पॉलिटी भी जानते हो, इकोनॉमी भी जानते हो, हिस्ट्री भी जानते हो, तो हिस्ट्री से भी आप कैसे जोड़ते हो कि हम ऐसे क्यों हैं। जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने फ्यूचर को नहीं चेंज कर पाएंगे। किसी चीज़ का रीज़न कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाया जाए। तो हमारा देश आज ऐसा क्यों है, वो इतिहास से कहीं ना कहीं जुड़ता है। पॉलिटी क्या करता है? पॉलिटी एक आपको लोकतांत्रिक जो है डेमोक्रेसी देती है, जहाँ पे अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और उसके तहत आपको चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग किसी चीज़ से बायस्ड होकर वोटिंग कर रहे हैं, एक आदमी भी कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो उसका वोटिंग का राइट मतलब बेकार हो गया ना। अगर मान लीजिए हम बायस होकर दे रहे हैं, हमको तो ये देना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन काम कर रहा है, एजेंडा उनका क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या बताता है आपको? ये तैयारी में आप सीखते भी हैं, इसलिए तैयारी जरूर करनी चाहिए। लोग बनना भी चाहिए, ऐसा नहीं करो कि नहीं बनना चाहिए, बट तैयारी तो जरूर करनी चाहिए। बनना तो नहीं, बनना हमारे हाथ में होता नहीं है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों, लेकिन अच्छे से तैयारी करेंगे तो बनेंगे भी। और अगर मान लीजिए बाय चांस 0.1% जो किस्मत मानते हैं नहीं भी हुआ, तो भी आप एक ऐसे नागरिक बनेंगे जो कि आपके जैसा लोग नॉलेज और आपके इतना कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं होगा। आप सोसाइटी को समझ सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए तैयारी भी अच्छी चीज़ों की ही करनी चाहिए। तो पहले कंक्लूड कर लीजिए। हाँ, अब चलिए इसके अगेंस्ट में हमने बताया, उनके पक्ष में आपको मिल जाएगा इसका, ये ले लीजिएगा आप। इसके अब देखिए इसके अगेंस्ट में जो कहते हैं, कुछ लोग फेवर में कह रहे थे, अब कुछ लोग अगेंस्ट में है। तो अगेंस्ट में इसका क्या कहते हैं कि पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज आएगा। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंज क्यों होंगे? अभी देखिए क्या है हमारे यहाँ, APMC का नाम सुना है? ये भी एक लिख लीजिए, अभी देखिएगा ये सब देखिए आप वर्ड्स जो है ना, अभी मार्केट कैसे काम करता है हमारा। जैसे हमने बोला CACP लिख लिया था आपने, CACP को देख लीजिए। APMC होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है। ये 2002 के एक्ट के तहत बना हुआ है। आप इसके बारे में देखिएगा ये क्या होता है, अभी आप देखेंगे कैसे काम करती है ये। मंडी, आज़ादपुर मंडी, ये सब का नाम सुने, बड़ी बड़ी मंडियों का नाम सुने हैं? तो मंडी है ही नहीं यहाँ पे बिहार में, वो डेवलप ही नहीं है। मंडी होती है जहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्राइस निर्धारित होता है और किसान जाके वहाँ पे अपने जो उनका प्रोडक्शन है वहाँ पे देते हैं और वो उस प्राइस पे उनका लेते हैं और फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। तो हम डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाते, हम क्या करते हैं उस मंडी में अपने सामान को देते हैं और मंडी में हमें पता है कितना इसका प्राइस मिल जाएगा। तो अभी देखेंगे ये सिस्टम काम करता है, लेकिन ये सिस्टम जो है इंडिया में बहुत कम जगह काम करता है। ये आप देखेंगे कि भारत में मात्र आप पंजाब हरियाणा, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और क्या कहते हैं उनके पास जो मशीनरी है वो सब भी बड़े बड़े किसान हैं वहाँ, तो अवेयर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मंडी सिस्टम वहाँ पे काम, बिहार में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
आप छोटे छोटे गांव में जाइए, बेचारे वो छोटे एकदम जितना लगाते हैं उससे कम में भी आपको 10-15 रुपये में अपना चीज़ों को बेच देंगे। वही आप मार्केट में जाइए, मेन मार्केट में उसका दाम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कैसे हो रहा है ये काम कर रहा है? तो कहीं भी एक सिस्टम नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जब अभी हमारा मंडी सिस्टम जब डेवलप होगा तभी तो हम इसको कर सकते हैं। तो अभी पहले उसको इम्प्लीमेंटेशन में इसको चैलेंज आएगा। इसके लिए ज़रूरत है सरकार को कि कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, इसके लिए कहा गया एक कमेटी बनाने के लिए। कमेटी बनाएगी और कमेटी जो 2021 से लेकर 25 के बीच में कैसे फार्मिंग सेक्टर में चेंज हो रहा है और कैसे कैसे काम करेगा, इस पर एक रिपोर्ट देगी। देन उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। दूसरा है क्या आपका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लिमिटेशन। अभी मैंने बोला ना कि 23 है MSP में क्रॉप, खरीदते कितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा? वही पैडी और मतलब राइस और वीट। क्यों? क्योंकि वो PDS सिस्टम, FCI का नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे उसको टैग कर दिया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो क्या करती है, सरकार खरीदती है उनसे अनाज को, वो जाता है और वहाँ से फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाता है और फिर वो राशन की दुकान पे जाता है। इस तरह से वो काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट लिमिटेशन तो अभी इतना कम है, तो बाद में लीगलाइज कर देंगे तो क्या पता वो होगा ही नहीं होगा, तो अब बाद में भी नहीं होगा ये, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अब जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में कि जो कौन सा लिस्ट है आपका, एक स्टेट लिस्ट है, फिर आपका सेंटर का लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो ये किसका है? एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? ये स्टेट किस सब्जेक्ट है? तो हर स्टेट में जो है हर स्टेट में जो है हर स्टेट में जो है क्या है, अपना अलग अलग पॉलिसी बनाए हुआ है मार्केट का। तो अगर हम स्टेट में इतना वेरिएशन है तो अगर हम एक लीगल सिस्टम बना दें, पॉलिसी बना दें, तो वन साइज अप्रोच को हम कैसे, क्योंकि मान लीजिए पंजाब का किसान है और मान लीजिए बिहार का किसान है, दोनों में बहुत फ़र्क है। फिर राजस्थान का किसान है, उसके बाद आप केरल का किसान है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो एक हमने सिस्टम ऐसा लीगल बना दिया जो सेंटर बना रही है और सब्जेक्ट किसका है, ये स्टेट का है, तो क्या होगा, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना। तो इस चीज़ को भी पहले देखने की जरूरत है। फिर कंज्यूमर प्राइस, जैसे उसी में मान लीजिए कहीं पे चाय की खेती, चाय के लिए पॉलिसी पूरे स्टेट में लगा दी है ना, बिहार में भी चाय है, यूपी में भी चाय है, वो डिपेंड करना चाहिए, नहीं हो पाएगा। कहाँ किस टाइप का सॉइल है वहाँ, यही बोल रहा है ना, स्टेट पॉलिसी का वेरिएशन उसको पहले एक बनाना चाहिए और सरकार को वहाँ पे थोड़ा बहुत इनिशिएटिव भी देना चाहिए कि उसी टाइप का फसल को बढ़ाए और उसको अति किया जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोकल लेवल पे फसल। अब तो यही बात हो रही है कि लोकल लेवल पे फसल को बढ़ाया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी आप देखिए अब असर दिख रहा है, सामने दिख रहा है, जो हम लोग सुनते थे। यहाँ पे ये फसल होना चाहिए, लोग तो ये प्रॉफिट कहाँ से जनरेट, प्रॉफिट लाजमी है, प्रॉफिट जरूरी है, बिना प्रॉफिट के आप काम नहीं करेंगे। इसीलिए सरकार को वैसा करना चाहिए कि उनको भी प्रॉफिट हो। हम ये देखिए, आप ये सोचेंगे कि प्रॉफिट बिना काम कर ले, कोई काम नहीं करने जा रहा बिना प्रॉफिट के, एकदम ये सच्चाई है। आपको नहीं दिया जाएगा सैलरी, आप काम करेंगे? मार्केट को नहीं करेंगे ना, कि लोग मार्केट का यूटिलाइज कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये बहुत ज्यादा तक ये हो नहीं पाया, क्योंकि मार्केट लोगों को मतलब कंज्यूमर को अति करता है, एक्सप्लॉइट कर पाता है कहीं ना कहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, स्टेट पॉलिसी वेरिएशन, मतलब जो सारे स्टेट हैं उनका एक तो स्टेट का सब्जेक्ट है ये, तो इसके लिए क्या हो सकता है, सेंटर स्टेट एक साथ बैठ, यही ना होगा, और उसके बाद साथ में मिलके ये करें कि हम जैसे मान लीजिए कि कोई राइस ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कहीं पे मान लीजिए कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो इस तरह से एक चीज़ को सेक्टर बनाया जाए और सेक्टर के हिसाब से फिर उस चीज़ को लागू किया जाए। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कैसे होगा जब सारी जगह सेंटर और स्टेट मिल के इस पर काम करें। तो यहाँ पे ज़रूरत है सेंटर स्टेट को साथ चलने की। फिर दूसरा आपका कंज्यूमर प्राइस पे बोल रहा है कि यही, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का सरकार ने, अब यहाँ पे उल्टा भी तो हो सकता है, सरकार ने मान लीजिए किसी चीज़ का लीगल किया और सरकार ने ज़्यादा प्राइस रखा है कि सरकार किसान को ज़्यादा लाभ, तो कंज्यूमर को भी तो इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। मार्केट कैसे काम करता है, डिमांड कम हो गया तो उसका घट भी सकता है, लेकिन सरकार ने एक निर्धारित कर दिया है उसका दाम। सरकार किसको, हम लोग को भी तो लॉस हो सकता है ना, जो कंज्यूमर है उनको भी ज़्यादा दाम पे खरीदना पड़ सकता है। तो ये भी एक देते हैं लॉजिक इसके पीछे कि ये भी दिक्कत है। अब देखिए मतलब लास्टली यही है कि आप लोग ये कीवर्ड्स देखिए, PDS सिस्टम को जरूर देखिए, इस पर हम कहेंगे आप लोग कि 10-10 लाइन जरूर लिख लीजिए, जहाँ से भी आपको मिलता है ये कैसे काम करता है, क्या सिस्टम है। APMC देखिए, डी ग्लोबलाइजेशन एक नया वर्ड आया है, ग्लोबलाइजेशन समझते हैं आप लोग क्या? वैश्वीकरण होता है, एक तो है इस तरह से देखा जा सकता है, जैसे फोन आया है तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से मतलब फोन यूज होता है ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने में, क्योंकि बहुत लोग संपर्क साथ में मिलकर काम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है आप बताइए? किसी एक कंट्री का जो इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बैठना, हाँ, मतलब पूरे अर्थव्यवस्था को खोल देना, मतलब आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पूरे हमने वैश्वीकरण कर दिया। अब वो हमारा देश जो है पूरा क्या हुआ, विश्व के स्तर पर जैसी चीजें प्रभावित होती है हमको वही प्रभावित करेगा। एक इंटरनेशनल लेवल मार्केट हो जाएगा, तो खोलना होता है ना, सब क्षेत्र में आपने खोल दिया अपने आप को, वैश्वीकरण कर दिया। एक प्रोसेस है जिसमें कि एक देश पूरे विश्व की वैश्विक प्रक्रिया से मतलब वो जुड़ती है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आप क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजिकल। जैसे आप जींस है, यहाँ का जींस है,
जीन्स यहाँ तो नहीं था प्रोडक्शन, हम लोग जीन्स पहनते हैं, वहाँ पे जैसे वो लोग साड़ी पहनते हैं, वहाँ साड़ी तो नहीं था। तो ये क्या हुआ, एक ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन, सोशली हम लोग चेंज हुए। उसी तरह से एजुकेशन में भी होता है, उसी तरह से इकोनॉमी में, जैसे मार्केट का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा 1991 के पहले पढ़ेंगे तो मार्केट इतना ज़्यादा हमारा इफेक्ट नहीं डालता था, क्योंकि सरकार कंट्रोल करती थी, सेंट्रलाइज था सब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट आ गया, तो मार्केट ने सब चीज़ को प्रभावित करना शुरू किया। उसी तरह से आप देखेंगे इसमें पॉलिटी में भी देखेंगे, सॉवर्निटी में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका डिसीजन जैसे अब है, तो हमें कहीं ना कहीं वो सबको साथ लेके चलना पड़ता। तो ये हो गया वैश्वीकरण, मतलब अपने देश की सीमाओं को राजनीतिक, आर्थिक और आपका सामाजिक रूप से खोल देना, ये दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो अब डी ग्लोबलाइजेशन मतलब आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक अलग होने की प्रक्रिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे यहाँ किसी चीज़ का जैसे प्राइस क्या हुआ, प्राइस क्या बढ़ गया किसी चीज़ का, तो हम उसका क्या करेंगे, कम कंजप्शन करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी चीज़ का हमने एक्सपोर्ट रोक देते हैं, क्यों एक्सपोर्ट रोकते हैं, क्योंकि प्राइसेस राइज कर रहे हैं, तो मतलब हमारे यहाँ पहले हम अपना प्रोडक्शन देखेंगे। हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाँ। कम हुआ किसी जैसे चीज़ हम का, लोग हाल ही में राइस डिमांड को ज़्यादा हो एक्सपोर्ट पे हम लोग बैन लगा रहे थे, हाँ। क्योंकि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, तो हम एक्सपोर्ट कैसे दूसरे को देंगे। तो ये क्या हुआ, काइंड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन हुआ कि हमने कहीं कहीं WTO को चीज़ों को तो मैन नहीं किया ना, कि हम लोग जब प्राइस, मान लीजिए हमारा डिमांड किसी चीज़ का ज़्यादा है और हमने क्या किया, हम उसको बाहर भेज देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो ये डी ग्लोबलाइजेशन को देख लीजिएगा, ये भी नया एक टर्म है आपका। फिर WTO देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर क्राइसिस देख लीजिएगा, कोऑपरेटिव एक नया मतलब कोऑपरेटिव पढ़े होंगे आपने, सहकारिता, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा है, दूध, अमूल, सुधा, ये सब किस पे काम करता है, सहकारिता पे ही काम कर। तो ये भी एक बोला गया कि अल्टरनेट हो सकता है, MS मतलब लीगलाइज जो MSP हम लोग कृषि में भी इसको कर सकते। हालांकि ये सफल नहीं हुआ। अब देखेंगे अमूल गुजरात में ही बहुत ज़्यादा सफल हुआ और कहीं पे नहीं बहुत ज़्यादा सफल हुआ, तो उसमें भी कैसे वेरिएट कर सकता है, लेकिन एक अल्टरनेटिव की तरह उसको कोऑपरेटिव को दिया गया उसमें। तब कंक्लूजन आप क्या देंगे, दोनों पक्ष है इसका, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, इसमें चैलेंजेस भी है। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो डिफिकल्टी है उसको कैसे हम ठीक करते हैं, उसके फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा सरकार पे, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, सरकार कैसे उस चीज़ को मैनेज करे। फिर दोनों के बीच में बैलेंस, हर जगह आप देखेंगे कि बैलेंस अप्रोच बहुत ज़्यादा। तो दोनों को सोचना है कि स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन है। स्टेक होल्डर मतलब जो उसमें सहभागी हैं, जिसको जिसको वो प्रभावित करेगा, जिस वर्ग, और उसमें कैसे इस पर काम किया जा सकता है, कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ना तो किसान को ज़्यादा हानि हो, ना तो कंज्यूमर को ज़्यादा लॉस हो, ना तो सरकार को ज़्यादा लॉस हो। तो बीच का रास्ता मतलब बैलेंस कैसे हो, यही अप्रोच रहना चाहिए। और उसका एक बोला मैंने अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ये टर्मिनोलॉजी को जरूर देखिए, बिना टर्मिनोलॉजी के आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। ज़्यादा हो गया, परेशान हो गया समझ में आया थोड़ा सा। क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है पता है? बाहर जैसे जो चीज हमारे यहाँ जो ज्यादा तो हम बाहर भेजते हैं। इम्पोर्ट मतलब बाहर से मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से बाहर। क्यों या फिर क्यों इंपोर्ट क्यों करता है? हमारे यहाँ बाहर लोग उसमें होना चाहिए, हम लोग जाने ये आला हो गया या कोई और हो गया, हम लोग के यहाँ नहीं हो रहा है, बट बाहर क्या है आपका बैकग्राउंड क्या है? अंग्रेजों के टाइम में भी कुछ होता था क्या इंपोर्ट या उस टाइप का कुछ? इसको आई अंग्रेज तो खुद ही इंपोर्ट कर ली, तो उसमें कपड़े आए थे यहाँ, हमारे पास तो कपड़ा अच्छा खासा होता था, फिर वहाँ से क्यों इंपोर्ट एक तरह से हो रहा था। जैसे इंपोर्ट आप बताइए कि अगर हमारे पास उस समय क्यों आना था, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ सब जगह आप लोग का दिमाग दौड़े, रिलेट करना। उस समय तो भारत क्या था, भारत तो था ना उपनिवेश, अंग्रेजों को जो फायदा होता है यहाँ की चीजों को धीरे धीरे कम करना, वहाँ से ज्यादा उत्पादन, वहाँ पे क्या हो रेवोल्यूशन हुआ था ना इंडस्ट्रियल, तो वहाँ जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, तो उनको मार्केट चाहिए, तो भारत को अच्छा मार्केट, भारत अपने बढ़ा। टेक्सटाइल के फील्ड में हम लोग अव्वल, हम लोग थे। यहाँ के जो कॉटन जो अभी था उत्पादन, तो हम लोग मतलब जो कॉटन से जो क्लॉथ वगैरह बनाते थे उसको धीरे धीरे खत्म करते गए और अपना लाते गए, तो वहाँ से ज्यादा फायदा हो। सिंपल सी बात है, यहाँ के लोग भी वही चीज खरीदेंगे ना, जैसे हम यहाँ पे सब जो है हाथ से बनाते थे यहाँ पे, हाँ। और वहाँ पे मशीनरी था, सस्ते में मिल जाता था वहाँ। ऊपर से यहाँ पे यही का कपड़ा बेचने में जो है टैक्स लगा देते थे, महंगा हो जाता, ये चीजें थी। तो डिमांड उस कपड़ा का ज्यादा डिमांड बढ़ा, तो इसलिए सप्लाई। हाँ, इसीलिए जब ये होता है अपने यहाँ स्वदेशी आंदोलन होता है ना, बाहर के चीजों पर टैक्स लगाया जाता है, अपने देश के चीजों पर कम टैक्स लगाया जाता है, या टैक्स फ्री भी रहता है। और इंपोर्ट करते हैं तो हम बहुत चीजों पर सरकार टैक्स लगाती है। कोई ज्यादा महंगा चीज बनाया है तो उसमें 100% टैक्स है, जैसे कोई लग्जरी कार मंगाना हो, चाहे और कोई चीज हो गया। आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग, MSP जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, आपको बताया ना पूरा। ये मिल जाएगा, लेकिन अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा में लिखिए, ये तो मिल ही जाएगा। शुड मिनिमम सपोर्ट प्राइस बी लीगलाइज्ड, तो लीगलाइज्ड करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों, दोनों का फेवर और एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे हम लोग के यहाँ ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट, हाँ सरकार किस हद तक मार्केट को कंट्रोल करता है? देखिए ओपन मार्केट फुल्ली अभी भारत में है नहीं। जैसे
पूरी तरह से ओपन मार्केट नहीं कह सकते हैं अभी, जिस तरह से अमेरिका सब में सरकार कंट्रोल करती है यहाँ पे। मान लीजिए किसी तरह जैसे क्या करती है सरकार, आप देखेंगे आरबीआई की जो पॉलिसी आती है किसी चीज़ का, आरबीआई का देखते हैं ना, बीच बीच में आता है आपका क्या बोलते हैं, क्या बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, ये सब क्या है, ये मार्केट को कंट्रोल करने का तरीका है। तो आरबीआई का जब पढ़ेंगे आप पूरा सिस्टम, तो ये कैसे फंक्शन करता है। जब देखा कि ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या करेगी वो, वही नहीं, सेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं। सेक्टर को कंट्रोल, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो सरकार उसमें इंटरवेंट करती है। ऐसा नहीं कि सरकार यहाँ पूरी तरह से छोड़ देती कि आप मार्केट पे छोड़ दें। जैसे आप देखेंगे कहाँ का एग्जांपल, रसिया नहीं, कहाँ का था वो, अर्जेंटीना या कहाँ पे, उसका साउथ अमेरिका का कोई कंट्री था, बोलीविया या कोई देश है, जहाँ पे कि एक ब्रेड के लिए उनको कितना लाखों रुपया देना पड़ता है। हाँ, अंगोला तो अफ्रीका में हो गया ना, और साउथ अमेरिका का भी एक देश है। तो आप देखेंगे कि उनको लाखों देना पड़ता है एक ब्रेड के लिए। तो ये क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन का हाई चला गया, जहाँ पे कि एक आदमी को मतलब पूरी तरह से मार्केट ही है वहाँ पे, सरकार कोई काम, सरकार बिल्कुल वो फंक्शनलेस हो, सरकार कुछ कर ही नहीं पाती। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत में कंट्रोल है, भारत का गवर्नमेंट का सिस्टम पढ़ेंगे तो हमने जब आप पढ़ेंगे 1991 में, तो हमने कैसे धीरे धीरे मार्केट को खोला। वो कन्वर्टेबल नहीं है पूरी तरह से कि हमारा डॉलर पूरी तरह से रुपया में कैसे कन्वर्ट हो जाए और हम पूरी तरह से डॉलर को यहाँ पे ये कर दें, नहीं, वहाँ पे भी सिस्टम है। तो आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। 100% नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कैसे लोग पूरी तरह से अवेयर भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को, कहाँ कर पाएंगे। इतने छोटे छोटे किसान हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर, उनको क्या पता चले। तो इसलिए गरीबों को प्रति सरकार यहाँ वंचित जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए काम करती है ना, वेलफेयर स्टेट। तो इसलिए पूरी तरह से अगर मार्केट खोल दिया जाए तो यहाँ वेलफेयर खत्म हो जाए। अपने तो जैसे कि मॉनिटरी भी कंट्रोल कर लिया आरबीआई के, और सेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं, बताया अभी न्यूक्लियर जैसे है या फिर डायरेक्ट रेपो रेट जो 5.1 है ना, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी है था, तो रेपो रेट को सेम रखा। तो वही पढ़ेंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ेंगे आरबीआई का सारा, पढ़ेंगे देखें कैसे मार्केट को वो कंट्रोल करते, वैसे नहीं है। हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। ठीक है सर, लेकिन आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं ये बताइए, आप लोग सब बताइए क्या क्या पढ़ रहे हैं। हो गया पढ़ाई क्या खत्म, कुछ पूछना था क्या? पूछना था, लेकिन मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, दिया आपने कोई अटेम्प्ट, ठीक से प्रॉब्लम बैठिए। सही हो रहा नहीं दिया है। है, हाँ? कुछ चीजें मेरे माइंड में चलती रहती है, अभी नहीं दिया, लेकिन हम उस चीज को इस पर देना है। फॉरवर्ड वे में नहीं करते। नेक्स्ट नोट डाउन यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी नोट डाउन यूपीएससी कर रहे हो या बीपीएससी कर रहे जब हो? भी कुछ मांगो तो यूपीएससी, चलो ये बढ़िया सब्जेक्ट क्या रखा है। सब्जेक्ट मेरा तो ऑप्शनल होगा बीएससी है, हम लोग और क्या? मेरा हम लोग ग्रेजुएशन में भी मतलब बीएससी हम खुद में ऐसे सोसाइटी में कुछ देखते तो हैं, पॉलिटिकल या साइंस कुछ- रखी है। या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे लोगों के पास अगर पैसे भी हैं तो उनको यूटिलाइज करने नहीं आता, मतलब पैसा वो कहाँ खर्च, मतलब ठीक है इनकम बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं लॉस को देखते हैं, मतलब नहीं, अच्छी बात है, ये सब ना आपको इंटरव्यू में काम देगा। आप नोट डाउन कीजिए, उसी से फिर अपना एक आइडिया डेवलप, वो चीजें लिखने में भी काम आएगा। जिनके पास मतलब इफिशिएंट मतलब सैलरी है, चाहे इनकम जनरेशन है, वो लोग भी अपने मनी को मतलब सही तरह से यूज नहीं करते हैं, अब बाद में जाके आने तक मतलब क्राइसिस फेस करते हैं। ऑब्वियसली तभी तो बहुत सारा वो अलग से करियर ही आ जाता है इस टाइप का, मनी मैनेजमेंट के लिए जो करते हैं सीईओ वगैरह क्यों लगते हैं बड़े बड़े। तो जो मैनेजमेंट यही कहना चाहते हैं, जैसे क्रॉप के लिए भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जो मैनेजमेंट देते भी है, जैसे यूपीएससी के लिए एक मैनेजमेंट है, जो लोग यूपीएससी में आना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मैनेजमेंट है। तो एक तरह से जो हम लोग अंडर एजुकेशन के टाइम पे जब रहते हैं ना, उस टाइम पे